एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन मतलब यहां से यहां तक जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, दैट इज द वन टाइम पीरियड। क्लियर हो गया कि नहीं? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल ये हो गया, डिराइव द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड of simple pendulum using the method of dimension, using the method of डायमेंशन मेथड का यूज करके हमें इस पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। एंड इट इज गिवन दैट time period मतलब कैपिटल T depends on time period depends on proportional to mass of bob। ठीक है, इस proportional to या depends लिख सकते हैं, proportional to length of string and it is also depends on acceleration due to gravity। इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक m एक l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। सो l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, m इज हियर मास एंड g क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, एग्जांपल समझ गए, पूरा क्वेश्चन समझ गए, एग्जांपल समझ गए कि नहीं? आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड यहाँ पे डिराइव करना है। ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है फॉर्मूला डिराइव करना है, और ये गिवन है कि ये इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, इन फैक्टर पे इसकी डिपेंडेंसी है। तो अब बेटा हमको यहाँ पे फार्मूला डिराइव करके निकालना है, समझ गए ना? फार्मूला डिराइव करके निकालना है अपने को। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए। ओके बेटा। तो अभी अपन अब आगे बढ़ने वाले इसमें, है ना? ठीक है, अभी डिराइव कैसे करेंगे? हाँ बोलो, अब डिराइव कैसे करेंगे? हाँ, इस पे आते। तो ये क्वेश्चन को मैं मिटा दूं क्वेश्चन को। हेलो, क्वेश्चन को मिटा दूं, क्वेश्चन को मिटा दूं। हाँ, ये भी मिटा देता हूं। टॉप के बाद में क्या लिखा है? कहाँ पे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब जो बताया था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, हो गया? तो अब इसका डेरिवेशन, हाँ अभी देखो, अब इसका डेरिवेशन इस तरह से आएगा, दिस इज पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2। अब तो देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड था ये प्रोपोर्शनल है मास के। तो मास की पावर में हमें नहीं पता कि किस तरह से प्रोपोर्शनल है, तो मैंने क्या लिख दिया, पावर a। फिर लेंथ की पावर b और g की पावर c। हमें ये नहीं पता बेटा कि मास में किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, और g पे किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। ये फार्मूला समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? मास, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है,
ये अभी हमें नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसी को निकालना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को देखो, काइनेटिक एनर्जी के का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास की पावर कितना है यहाँ पे 1 और v की पावर कितना है 2। तो ये डिपेंडेंसी हमको यहाँ पे नहीं पता एम एल और जी के फॉर्म पे, समझ गए कि नहीं। जैसे आप लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी स्क्वायर। ये आपको एग्जैक्ट पता है इसलिए आपने सीधा सीधा लिख दिए। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगा देते हो k, कांस्टेंट k इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, और ये कांस्टेंट k होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, है ना। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी इस पे। तो टाइम पीरियड के लिए, हाँ टाइम पीरियड के लिए आपको ये नहीं पता, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मास की पावर 1 पता है, स्पीड के लिए पावर 2 पता है, वैसे यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ये हमको नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, है ना, कि मास की पावर कितना है, लेंथ की पावर कितना है, जी की पावर कितना है, तो ये यहाँ पे हमें नहीं पता। एंड दिस इज द सिंपल पेंडुलम हियर, और हम इसका क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड, ये इसकी लेंथ, ये मास, और एक और टर्म वहां पे है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे भाई समझ गए कि नहीं, समझ गए या नहीं, कोई डाउट अभी इस पे। तो यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर वापस आना में जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज टाइम पीरियड। तो काइनेटिक एनर्जी में जैसे पावर्स आपको पता चल गई है कि काइनेटिक एनर्जी में मास की पावर 1 है और स्पीड की पावर कितनी है 2 है, तो वैसा इस पे अपने को नहीं पता, इसलिए मैंने क्या लिख दिया वहां पे, ए बी सी आर अननोन नंबर्स। ए बी सी क्या है, अननोन नंबर्स है, हमें नहीं पता, इसी को निकालना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, इनको हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि भाई ए बी सी की वैल्यूज क्या आएंगी, समझ गए ना, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, इनको हमें बेटा इसमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, ए बी सी की वैल्यूज क्या आएंगी ये निकालना है। काइनेटिक एनर्जी में पता था, मैंने सीधा सीधा लिख दिया, तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल यहाँ पे। कोई और फार्मूला आपको याद होगा, कोई और फार्मूला, कोई और फार्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी के अलावा, कोई और फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर आप देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लिखते हो, एम जी एच, तो एम की पावर 1, जी की पावर 1 और एच की पावर क्या है यहाँ पे 1 है ना, आए ना, m की पावर 1, g की पावर 1 और h की पावर 1। ये किसके लिए था, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए था, ये भी आपको पता था, समझ गए। तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको नहीं पता, इसलिए मैंने ए बी सी क्या कर दिया यहाँ पे अननोन टर्म लिख दिया है, अभी ये अननोन है, इनको हमको फाइंड आउट करना है ये क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या रहेगी, सी की वैल्यू क्या रहेगी, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो जब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिख दोगे के, m to the power a, l to the power b, g to the power c, where a b c are numbers, नंबर्स आएंगे ये, है ना, ये नंबर्स होंगे, हमें नहीं पता क्या है। और k क्या आ गया यहाँ पे, k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। k बेटा यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0 रहेगा। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया इतना, समझ गए कि कोई डाउट है। k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो आप इसको इक्वेशन नंबर
1 दे सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट n टू द पावर 0। ये होता है जैसे आप काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख रहे थे k इज प्रोपोर्शनल टू m, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर। और जब यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लगाते हो तो ये जो कांस्टेंट k होता है ना, ये है क्या, यहाँ पे हाफ होता है बेसिकली ये। और जो हाफ है ये क्या है, ये तो डायमेंशन लेस होता है। नंबर जो भी यहाँ पे टर्म आया आपका डायमेंशन लेस आया ना, क्लियर हो गया। तो जब आप डायमेंशन मेथड का यूज करके फार्मूला डिराइव करते हो, डायमेंशन मेथड का यूज करके जब आप फार्मूला डिराइव करते हो, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आप यूज करते हो वो हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। लेकिन जो लॉ है, जैसे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वहां पे जो कांस्टेंट लगाते हो आप, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बेटा वो डायमेंशन लेस नहीं है। लेकिन तो ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का। अगर मान लो ये ड्रॉबैक नहीं रहता तो आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ लेते, आपकी पूरी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, अधिकतर प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गए कि नहीं, आपको पूरी फिजिक्स जानने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर हो गया। तो ये एक मेथड है, बट ये कंप्लीट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी फार्मूले इससे डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। सिंपल फार्मूले आप डिराइव कर सकते हो, या जिनमें जो कांस्टेंट आता है वो डायमेंशन लेस होते हैं, ऐसे फार्मूले आप इस मेथड से डिराइव कर सकते हो। सभी फार्मूले इस मेथड से डिराइव नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में k जो कांस्टेंट था वो हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो k कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी मास के लिए क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ। तो अब यहाँ पे हमको कुछ बेसिक चीजें लिखना है। डायमेंशन ऑफ सबसे पहले, बाकी बच्चों को भी कट रही है। यस सर। आगे सर, आगे सर। हाँ, ये समझ गए अभी? इतना जितना मैंने एक्सप्लेन किया इतना समझ गए कि नहीं? जितना अभी एक्सप्लेन किया वो समझ गए या डाउट है कोई? जितना अभी एक्सप्लेन किया वो समझ गए, डाउट है? समझ गया सर। हाँ, यस। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना पड़ेगा। वैसे जो अपन यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे वहां पे मैंने शुरुआत में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया था, है ना? तो अभी यहाँ पे देखोगे आप, इस पे डायमेंशन में आपको टी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, मास का चाहिए, लेंथ का चाहिए और ग्रेविटी का चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा पाओगे। तो डायमेंशन ऑफ टी मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर क्या जाएगा 1। फिर मास की डायमेंशन में m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। लेंथ की डायमेंशन क्या जाएगी, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। और एक और बच रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटी का जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा m टू द पावर 0 क्या, फोर्स का फॉर्मूला काय में सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, फोर्स है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो गया, फोर्स एक अलग क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक अलग क्वांटिटी है। तो जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे आपके बाद वेलोसिटी और के बाद एक्सीलरेशन लिखते हैं ना अपन, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखते हो, L1t-2 लिखते हो कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। L1t-2। तो यहाँ पे ये जी जो है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आपको जो फार्मूला लिखना है यहाँ पे, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला इसमें क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? सो दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन 1 और उसमें आपको क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर देना है और फिर बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, इक्वेशन
वन में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके इसको अब आगे का सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती भाई कि डायमेंशन ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ के m टू द पावर a l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। मतलब लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ गए ना? लेफ्ट साइड की डायमेंशन मतलब ये इसकी डायमेंशन और यहाँ पर की जो डायमेंशन है वो कैसी रहनी चाहिए, आपकी सेम रहनी चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ गए कि नहीं? इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे x को मीटर में लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, y केजी में लिख दूं, तो ये सही है या गलत है? सही है गलत है? मीटर और केजी वाली क्वांटिटी एक जैसी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, मैंने 10 मीटर लिखा और 5 केजी लिखा, ये बराबर है कि रॉन्ग है? ये 10 मीटर एंड 10 केजी रॉन्ग है सर। है ना? रॉन्ग है। रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। ओके, क्यों? क्योंकि ये लेंथ है और ये मास है। तो वैसे ही ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे कि भाई यहाँ पर की डायमेंशन और यहाँ पर की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए दोनों तरफ से। इसलिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन आप फार्मूला अब आगे का डिराइव हो जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो। तो डायमेंशन ऑफ टी मतलब आपको टी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1। समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? टी का डायमेंशनल फार्मूला ये लगा दिया अपन ने। फिर अब डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशनल फार्मूला है क्या? के का डायमेंशनल फार्मूला, के एक ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशन लेस, तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, ये के लिए लिख दिया आपने। फिर m के लिए लिखो, तो m टू द पावर 1। m का जो डायमेंशनल फार्मूला, जिनकी पावर 0 है ना उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जिनकी पावर 0 है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनकी पावर 0 है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे m1 लिख देना, यहाँ पे सिर्फ आप t1 लिख देना और यहाँ पे सिर्फ आप l1 लिख देना। और ऐसे g में भी आप यहाँ पे l1 और t-2 लिख सकते हो। ये ऐसा लिखने से क्या रहेगा ना, आपकी जो स्टेप्स हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, छोटी हो जाएंगी। कैलकुलेशन आपको थोड़ा आसान दिखने लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आसान दिखने लगेगा अगर आप सीधे सीधे, भाई जिनकी पावर 0 है उनको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे डायमेंशन लेस है। ऐसे के डायमेंशन लेस है तो आप ये टर्म यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये टर्म यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो जो डायमेंशन लेस है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, या जहां पे पावर कितनी आ रही है, जहां पे पावर 0 है आप उसको भी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में लिखना। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे आप m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 टर्म को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। समझ गए? बट लेफ्ट साइड में पूरा लिखो, mlt के फॉर्म पे लेफ्ट साइड में पूरा लिखो। राइट साइड में जो टर्म आ रहा है आपके, जो डायमेंशन लेस है उसको मत लिखो। ठीक है, और जिनकी पावर 0 वो भी मत लिखो, नहीं तो आपकी क्या हो जाएंगे, उसमें स्टेप्स बढ़ जाएंगे अननेसेसरी की। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन बस बढ़ेगा। तो k को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 1 और पूरे की पावर हो जाएगा a, यहाँ पे रहेगा l की पावर 1, पूरे की पावर रहेगा b, और g के लिए आप क्या लिखोगे, l की पावर 1 t की पावर -2, पूरे की पावर क्या बन जाएगा, ये c बन जाएगा। ऐसा समझ गए? समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट बेटा इस पे? नमस्कार। हाँ देखो, हाँ, अगर आप पूरा ये इस तरह से लिखते हो, चलो मैं एक और तरीका लिख रहा हूँ, ये तो सिंपल हो गया। अगर आप सबको लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ के
m0 l0 t0, उसके बाद आप मास के लिए लिखोगे तो m टू द पावर 1 l0 t0 पूरे की पावर a, फिर आपको लिखना पड़ेगा l के लिए m0 l1 और t की पावर 0 पूरे की पावर, फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, b लिखना पड़ेगा, फिर इनटू m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t की पावर -2 पूरे की पावर आप c लिखोगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप ये नीचे वाले टर्म को, अल्टीमेटली आपका आंसर इसी के फॉर्म पे ही बचेगा, क्योंकि जिनकी पावर 0 है वो तो कोई काम के है नहीं हमारे लिए टर्म, हाँ या ना? जिनकी पावर 0 है वो टर्म हमारे लिए कोई काम के नहीं है। तो आप स्टेप क्यों बढ़ाओगे, है ना? आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है फिर इसमें, समझ गए कि नहीं? आपको स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ये अननेसेसरी की स्टेप हो जाएगी। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो भी आपको इसी के फॉर्मेट में ही आंसर मिलेगा, ठीक है? आप जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है? क्लियर हो गया? कोई डाउट है इस पे? हेलो? No, sir. हाँ, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, मैं ये वाले इस टर्म को मिटा देता हूँ अननेसेसरी का, है ना? तो जिनकी पावर 0 थी उनको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि उससे आपकी स्टेप्स कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा m की पावर 1, इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ? तो इसका मतलब आएगा 1 इंटू a, मतलब m की पावर a। फिर सिमिलरली l की पावर 1 और पूरे की पावर b है, तो डायरेक्ट आप l की पावर b लिख दो, और l की पावर 1 t की पावर -2 पूरे की पावर c है, तो ये हो जाएगा l की पावर 1 इंटू c और t की पावर -2 इंटू c, तो l टू द पावर c t टू द पावर -2c। तो ये बन गया m की पावर a, l की पावर b, फिर l की पावर अगले टर्म पे यहाँ पे l की पावर c और t की पावर -2c। देख लो बेटा, स्टेप्स देख लो। हेलो, स्टेप्स देख लो, समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट अभी किसी को भी, किसी स्टेप में कोई डाउट है? सर आखिरी वाली, हाँ, ये लास्ट वाली, एकदम लास्ट, वो ये LS2। हाँ सर। देख, ये यहाँ पे लिखा था ना, इसको सिंपल करके लिखा मैंने, मतलब इसके बाद ये नहीं है, ये जो टर्म लिखा था उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा कि m की पावर 1 और पूरे की पावर a है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, m टू द पावर a लिख सकते हो। समझ गया? हाँ हाँ, तो इसके बाद ये स्टेप्स नहीं है, पहले ये था, उसके बाद मैंने यहाँ पे हर एक टर्म को अलग अलग एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर मैंने ये लिखा। समझा अभी कि नहीं? अच्छा। हाँ, ये नहीं है ये। अच्छा हाँ ठीक है, ये इसके बाद ये स्टेप है। हाँ क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है, अब देख यहाँ पे ना क्या Yes, कर sir. यार, m में सिर्फ एक ही m है और कहीं m नहीं दिख रहा। l में देख, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो b प्लस c, और t की पावर क्या हो गया फिर -2c हो गया। समझ गया? कोई डाउट? समझ गया? नहीं। अरे m की पावर Yes, sir. हाँ, यहाँ पे l दो जगह है, तो जब बेस सेम होती है तो पावर क्या करते हो आप, l की पावर b और फिर l की पावर c है, तो l की पावर क्या हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। Sir. Yes. समझ गए? Yes, sir. ये प्रॉपर्टी, ये अगर देखो मैं अगर ऐसा लिख देता ना x की पावर b फिर x की पावर c, तो तुम तुरंत पकड़ लेते, हाँ सर b प्लस c होता है। पकड़ते कि नहीं? अरे समझ गए? माइक म्यूट रखो। ये समझ गया ना, x की पावर b और x की पावर c है, तो आप डायरेक्ट बोल देते हाँ सर ये तो होता है। लेकिन जहां पे l आ गया या m आ गया या t के टर्म पे आ गया, क्योंकि आपने यूज टू नहीं हो वैसा करने के लिए, 10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ते हो आप, वहां पे आपके जो वेरिएबल्स चलते हैं वो सिर्फ x, y और z के टर्म पे ही चलते हैं, या abc के टर्म पे चलते हैं। आप mlt के टर्म पे नहीं देखते, या किसी और r के टर्म पे आप नहीं देखते, ठीक है? तो इसलिए ये क्या बोलते हैं अपन इसको, भ्रम हो जाता हमको कि यार ये क्या नया पढ़ रहे हैं। तो नया कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका यहाँ पे बदल दिया अपन ने, लिखने का तरीका बस ऐसा हो गया है, ठीक है, MLT के फॉर्म में। तो अगर ये लिखा रहता तो आप जल्दी पकड़ लेते, हाँ ये तो होता है।
लेकिन अगर ये लिखा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग गया है सोचने के लिए। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ सर गए? वो के का क्या हुआ? के का क्या हुआ? के कैसी क्वांटिटी थी? इधर पढ़, के क्या है? डायमंड। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये कैलकुलेशन में काम में आएगा क्या? अगर मान लो m की पावर 0, फिर m की पावर a, फिर n की पावर 0 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? m की पावर 0 प्लस a प्लस 0, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ m की पावर a ही आएगा ना? आया ना? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो जिनकी पावर 0 थी उनको लिख के आपको स्टेप बढ़ाने से क्या सेंस है? कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए अपन ने के को लिख ही नहीं यहाँ पे। समझ गए बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। समझ गए? नो सर। हाँ, तो जिनकी टर्म 0 है, जिनकी पावर 0 आ रही है आपकी, तो उनको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप उनको सॉल्व करोगे, और चलो अगर मान लो कहीं पे m की पावर 0 पूरे की पावर a है, तो ये तो फिर से m की पावर ही 0 हो गया, 0 इंटू a, तो m की पावर क्या बचा? ये तो 0 बचा। तो जिनकी पावर 0 लिखी हुई है उनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना? अल्टीमेटली उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास में क्या है? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर कितना है? 1। ये था लेफ्ट साइड का, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, ये है ना? हेलो, स्टेप देखो। अरे यही नीचे लिख दिया मैंने, कुछ नया नहीं किया है। समझ गए? हेलो, यस सर। अरे लास्ट वाली स्टेप देखो, माइक हाँ को सर, म्यूट क्लियर कर। है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। अभी इसके बाद क्या करना पड़ेगा तनीषा? इसके बाद क्या करना है तनीषा? सर mm कट जाएगा। mm कट जाएगा? तो ये कहाँ से सीख ली कि mm कट जाएगा? सर m0 इज इक्वल टू ma होगा ना? हाँ, और फिर l0 इज इक्वल टू lb प्लस c। हाँ, फिर t1 इज इक्वल टू t माइनस 2c। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो सेम बेस हैं उनकी पावर हाँ को सर। इक्वेट कर दें, उनकी पावर को इक्वेट हाँ कर दें सर। अपन। हाँ, हाँ सर। तो आपको अभी क्या करना है? यहाँ पे पावर को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे सेम बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी जो दी हुई है, इनकी पावर को आप इक्वेट कर दो। m के साथ m को इक्वेट कर दो, l के साथ l को इक्वेट कर दो, और t के साथ में t की पावर को इक्वेट कर दो। ठीक है? तो m में पावर इधर पे 0 है, तो पूरा लिखो, मैं इक्वेटिंग द पावर ऑफ सेम बेस ऐसा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इक्वेटिंग द पावर ऑफ सेम बेस। सेम बेस की पावर को क्या कर दो आप? इक्वेट कर दो। ठीक है? इक्वेटिंग द पावर ऑफ सेम बेस। तो बेटा m के साथ में आप इक्वेट कर रहे हैं, तो इधर पे 0 और राइट साइड पे a है, तो a की वैल्यू 0 आ गई। फिर l के लिए पावर को इक्वेट कर दो, तो l में इधर पे लेफ्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे क्या है? b प्लस c। और फिर t की पावर को आप इक्वेट कर दोगे, तो लेफ्ट साइड पे है 1 और राइट साइड पे कितना है? माइनस 2c है। समझ गए इतना कि कोई डाउट है? इतना सर समझ गए? स्टेप नहीं समझा। कौन सी वाली? ये वो इक्वेटिंग के बाद से। ये उसी के बाद Yes, से sir. ना? ठीक है, यहाँ पर m है, यहाँ भी m है, तो Yes, sir. दोनों तरफ बेस सेम है, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे a है, तो इसलिए m की पावर को आपने इक्वेट किया तो 0 इक्वल्स टू a आ गया। समझ गया? यस सर। हाँ, समझ गया कि नहीं? तो आपने अभी यहाँ पे पहले m की पावर को इक्वेट किया बेटा, फिर आपने l की पावर को इक्वेट किया, ये ऐसा बॉक्स में लिख दिया मैंने। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस, नो कंफ्यूजन। ओके,
समझ गए अभी कि नहीं यस सर। हाँ सर। सभी बच्चे? Yes, यस sir. सर। तो मैं यहाँ पर का मिटाने वाला हूँ, आप अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 3 पे। इसको मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 3 पे, क्योंकि अभी और थोड़ा सा और बचा है ये सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो ये यहाँ पर का मैं मिटा देता हूँ, ये अब जरूरत नहीं है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये टर्म को भी देखो आपके पास अब ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 0 एंड b प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब b और c की वैल्यू विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड कितना था? -2c इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1/2। समझ गए? हेलो, c की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू कितनी रहेगी? -c रहेगी। ये स्टेप समझ गए कि नहीं? देख लो एक बार और, ये स्टेप समझ गए कि नहीं? Yes, sir. समझ गए? हाँ, अब नहीं समझा ये स्टेप? नहीं समझा सर। देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था 0 इक्वल्स टू ए, फिर एल में क्या लिखा था? 0 इक्वल्स टू बी प्लस सी, और टी में क्या लिखा था? 1 इक्वल्स टू -2c लिखा था, हाँ या ना? अरे समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो ए की वैल्यू कितनी है? कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? ए की वैल्यू कितनी है? 0. 0, यस, वेरी गुड। और b प्लस सी कितना है? 0 है। तो आप क्या लिख सकते हो? b इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो आप? -c लिख सकते हो ना, b इक्वल्स टू -c। हाँ, और 1 इक्वल्स टू -2c है, तो यहीं पे सॉल्व कर दो। c इक्वल्स टू क्या जाएगा? -1/2, आया ना? हेलो, अरे देख लो ना भाई, Yes, sir. अभी भी डाउट है क्या? अभी भी डाउट है किसी को? अभी भी डाउट है क्या? नो सर। नहीं है? समझ गए? No, sir. तो अब आपके पास में ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। No, sir. a No, इक्वल्स sir. टू 0, No, sir. b इक्वल्स टू -c, b इक्वल्स टू -c, और c इक्वल्स टू -1/2 है। तो फिर b की वैल्यू -c ऑफ -1/2, मतलब +1/2। अरे देख लो भाई, तीनों वैल्यू निकाल दी आपने। a की वैल्यू 0, फिर c की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू +1/2। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? तीनों वैल्यू निकाल लिए ए बी सी की। हेलो, तीनों वैल्यू निकाल लिए? तीनों वैल्यू निकल गई? समझ गए इतना? ए बी सी की वैल्यू समझ Yes. गए कि कोई डाउट है? ए बी सी की वैल्यू पे कोई डाउट है? नहीं है। नहीं है, बस तो हो गया खत्म अपना क्वेश्चन, मतलब सॉल्व हो गया ये। सर हाँ, हो गया। सर वो सी की -1 कैसे माइनस? -1/2 है, -1 नहीं है, -1/2 है। देखिए ये इतना लिखा था भाई, 1 इक्वल्स टू -2c लिखा था। यस सर। हाँ, तो अब ये क्या करेगा बता? अब यहाँ पे अगर 1 इक्वल्स टू -2c लिखा है तो c की वैल्यू क्या होगी? तो लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। -2c इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, 2c इक्वल्स टू -1 लिख सकते हो। यस c सर। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। देख ले, अभी तो डाउट नहीं है अभी भी? नो सर। नहीं है। हाँ, मिटा दो, ये पूरा बकवास है, कोई काम का नहीं हमारे लिए।
क्योंकि आप यहीं हाँ, पर ठीक से है। आप ये सब कोई काम का ही नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता, इसमें कोई मार्क भी नहीं मिलते हैं। हाँ? आपको क्या करना चाहिए, आपको डायरेक्ट सॉल्व करते आना चाहिए। मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट, अपने को इतनी सब पंचायत करने की जरूरत नहीं थी, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई काम का नहीं। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बट हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आप यहीं से देखो, a की वैल्यू 0 खत्म हो गया, c की वैल्यू -1/2 आ गया, c की वैल्यू -1/2, और 0 इक्वल्स टू b प्लस c है। तो देखो तुम लोग क्या गड़बड़ करते हैं ना, b प्लस c इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, -c, और यहाँ से c की वैल्यू -1/2 है, यहाँ पे पुट कर दो, माइनस ऑफ -1/2 मतलब कितना हो गया, +1/2 हो गया। अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो ये सब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, मैं सब मिटा देता हूँ, इतना पूरा कोई काम का नहीं है, ये कैलकुलेशन का पार्ट होता ही नहीं है ये। ठीक है, तो फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू -1/2 एंड b इक्वल्स टू -c। तो आंसर क्या आ गया, +1/2। ये हो गया, बस इतना हमारे लिए काम का था उस स्टेप के बाद में। ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, वो आप रफ में कर लो उसको। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, समझ गए इतना? यस। हाँ, ओके। तो अब क्या करोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, टाइम पीरियड इक्वल्स टू k m टू द पावर a l टू द पावर b और g टू द पावर कितना था, c था। बस अब abc की वैल्यू पुट कर दो, तो टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय k m टू द पावर 0 l टू द पावर 1/2 और g टू द पावर -1/2। लिख सकते हो? हाँ या ना? अरे एबीसी की वैल्यू पुट कर दिए, एबीसी की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, कुछ नया नहीं किए। एबीसी की वैल्यू पुट किए, समझ गए कि नहीं? ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू कितनी है, Yes, sir. अब ठीक है, अभी ठीक है। ओके। अभी समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट अभी इस पे? कोई सर डाउट एक अभी? बार बता दो, कौन एक सा? बार बता दो। ये एबीसी वही एक। की वैल्यू, हाँ ठीक है, एबीसी नहीं, उसके बाद। निकाल लिया बेटा अपन ने, एबीसी हाँ। की वैल्यू निकाल ली है ना अपन ने। उसके बाद इक्वेशन 1 में हाँ। एबीसी की वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन 1 में हाँ। एबीसी की वैल्यू पुट करना है। हो गया, आपने एबीसी की वैल्यू हाँ। निकाल ली है, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे आपको ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देना। हो गया, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू -1/2, ये पुट कर 1/2। ठीक है। तो t इक्वल्स टू k, जिसकी पावर 0 आई है उसको लिखने की जरूरत है क्या? जिस टर्म की पावर 0 नहीं। उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो मत लिखो। तो l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा k l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2। क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में है, तो आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे तो पावर प्लस में आ जाएगी, समझ गए? प्लस हो जाएगी। हाँ, प्लस हो हाँ जाएगी सर। पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ माइनस में था। और आपको याद है, अगर मान लो पावर x/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, √x। हाँ सर। तो ये बन जाएगा आपका k√l अपॉन √g। तो ओवरऑल हो गया k√l/g। तो ये आ गया टाइम पीरियड का फार्मूला। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो सर वो बेसिक वाली क्लास में बताया था आपने। हाँ, बेसिक वाली क्लास में बताया था, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया, बेसिक क्लास जो लिया था मैंने तुम लोगों की। देखो हाँ। ये जो स्टेप्स है ना, इनमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये 9th-10th स्टैंडर्ड की मैथ्स है, जिसमें आप पावर्स को कैसे लिखते हैं, उनको ब्रेक कैसे करते हैं। इसमें 11th क्लास की मैथ्स का कोई लेना देना ही नहीं है, ये बेसिक है, ये इतना। तो आप ये इस स्टेप के बाद में ये जो स्टेप्स हैं, ये अननेसेसरी की स्टेप्स होती हैं।
आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना चाहिए हमको, मतलब ये आना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए हमको, ठीक है। ये अननेसेसरी की स्टेप्स हैं, यहाँ पे कोई काम की नहीं है ये स्टेप, समझ गए अभी। बट मैंने तुमको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक एक स्टेप लिख दिया वहां पे, समझ गए। हेलो, अरे भाई समझ गए, कोई डाउट Sir. अभी Yes, किसी sir. को? यस सर, समझ गया। समझ गया, नहीं है कोई डाउट नहीं है? नो सर। होमवर्क के लिए डालता हूँ मैं, ठीक है। ये मिटा दो पूरा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ग्रुप में डालोगे सर? नहीं नहीं, यहीं पे बता रहा हूँ, यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, फिर तो तुम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। एक्सप्लेन का मतलब फिजिक्स ये लिखना पड़ेगा ना मुझे अभी। ये हो गया क्या? यस सर। मिटा दो। Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, मिटा दो मिटा दो। ओके, अब यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला और डिराइव करना है। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। सर एक बार नेटवर्क रिफ्रेश करो ना, वो स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो। नहीं इधर से तो सही है यार, मेरी तरफ से तो। No, sir. No, sir. सर थोड़ा सा होगा। Yes, sir, blur. नहीं yes. ओके, हाँ ठीक है। चल एक एग्जांपल है अब ठीक आपको है। इसी, ठीक है, आपको इसी मेथड से मान लो ये कोई बॉडी है, हाँ ये कोई बॉडी है जिसका कुछ मास है, मास सपोज m, और इसकी कुछ स्पीड है, ठीक है। तो डिराइव फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है इसके लिए, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास की पावर a पे और स्पीड की पावर b पे। तो आपको ये फार्मूला डिराइव करना है, तो a और b की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, अभी ज्यादा तिकड़म वाला नहीं है ये, ठीक है। ट्राई करोगे? हेलो, ट्राई करोगे? Yes, हाँ sir. करेंगे सर। हाँ ठीक है। Yes, sir. और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का Yes, sir. फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। इसका हाफ मतलब a की एम वैल्यू बी क्या स्क्वायर आएगी? होता है। हाँ, तो a की वैल्यू 1 आनी चाहिए और b की वैल्यू क्या आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला M1L2T. m1 l2 t minus 2, ठीक है, वेरी गुड। और मास के लिए m की पावर 1, v के मास लिए 1 l1 t V minus की 1। अभी समझ गए? कर लोगे अब? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे पहले। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, वो कांस्टेंट कैसा रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में करेंगे, ओके। तो होमवर्क ग्रुप पे डालना है क्या? हाँ ग्रुप पे सॉल्व करके डाल देना इसको, कैसे सॉल्व करते, ठीक है। लंबी चौड़ी स्टेप मत लिखना जबरदस्ती की, इक्वेटिंग द पावर और ये सब, आप सीधे सीधे सॉल्व करना, 4-5 स्टेप में खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। ओके सर। Yes. Bye, Yes. sir. Bye, Bye, sir. sir.